हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहीं पे खत्म नहीं हो रहा। युग्म, युग्म मतलब पेयर यानी कि जोड़े, इसका अध्ययन करेंगे अध्याय 3 में और इसकी कई विधियां हैं, उन विधियों का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन शुरुआत में हम समझेंगे दो चर, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम छोटी कक्षा में जाते हैं, थोड़ा सा हम पिछला जो हमने पढ़ा है उसका पुनरावलोकन करते हैं। एक चर वाले समीकरण यानी कि रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि 3x + 2 = 4 सामने करें। इसी तरह से आपने लिखा होगा 4x + 3 = 3x + 4। इन सवालों को हमने किया। ये सब एक चर समीकरण है, ये एक चर समीकरण है और वो भी रैखिक समीकरण है, क्योंकि घात इनकी एक एक है, इसलिए हम लोग एक चर समीकरण करते हैं। ये कक्षा 6वीं में 7वीं में आपने अच्छे से किए हैं। यदि इसको हम हल करते हैं तो आगे क्या करते हैं, इसको हल करने का तरीका है 3x = 4 - 2, ऐसा करते हैं। तो 3x = 2, तो x बराबर आ जाता है हमारे पास में 2/3। ये इस प्रकार के इसको हल करना होता है तो क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। उसी तरह से 4x - 3x, ये 3x इधर जाता है, इधर ये 4 है, ये 3 उधर चला जाता है, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे हमारे पास में आएंगे 1। इन्हें हम बोलते हैं एक चर रैखिक समीकरण और उनमें हल करने का तरीका। हमने कक्षा 9th में, ये कक्षा छोटी कक्षाओं में हमने 6, 7, 8 में इनका अध्ययन किया। कक्षा 9th में, क्लास 9th में हमने द्विचर रैखिक समीकरण पढ़े हैं, द्विचर समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने कक्षा 9th में पढ़े हैं, जैसे कि आपने लिखा था ax + by + c = 0। इस प्रकार के समीकरण हमने कक्षा 9th में पढ़े हैं। इसमें दो चर हैं x और y, जहां पर a और b जो है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। a और b शून्य नहीं होंगे तो ही वह द्विचर या दो चर रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर ये a और b 0 हो जाते हैं तो वह फिर समीकरण दो चर वाला समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने अध्ययन किया है। जैसे कि आपने लिखा था 3x + 2y = 7, ठीक है। आपको ये कहा गया था कि इसमें आप a और b और c के मान बताइए। तो a, b, c के मान कैसे बताते थे, हम तुलना करते थे। ये हमने तुलना करी थी इस प्रकार से कि जैसे ये तुलना करें, तुलना में हमने पाते थे a = 3, b = 2, c = 7। इस टाइप के सवाल हमने करे थे और इस टाइप के सवालों से हमने ग्राफ भी बनाए, जहां पर a, b और c है तो इसके ग्राफ भी बनाए हैं। तो ग्राफ में हमने पहले हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो वह समीकरण जिसको हम ax + by + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं तथा a जो है वो 0 के बराबर तथा b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे समीकरण को दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको हल करके बताया है। ये थे दो चर रैखिक समीकरण जो कक्षा 9th में आपने पढ़े। अब आते हैं हम कक्षा 9th में हमने यह भी पढ़ा कि यदि दो रेखाएं दी गई हो तो निम्न संभावनाएं हमारी बनती है। ये हमने ग्राफ बनाए, दो हमारे पास में दे रखी है कि दो रेखाएं हैं और हम यदि उन्हें खींचे तो हमारे पास में संभावनाएं बनती है। कुछ संभावनाएं बन रही है। पहली संभावना ये होती है कि किसी तल में हमने दो रेखाएं खींचते हैं तो एक संभावना ये बनती है, यानी कि दोनों हो सकता है कि वो क्रॉस कर रही हो, या दूसरी संभावना हमारी ये बनती है कि वो दोनों क्रॉस नहीं कर रही हो, एक दूसरे से कहीं पर भी क्रॉस नहीं करती हो, पैरेलल हो, ये संभावना बनती है।
तीसरी संभावना हमारी ये भी बनती है कि वो एक दूसरे को ना तो क्रॉस कर रही हो ना ही पैरेलल हो, वो संपाती हो। संपाती मतलब एक रेखा है, उसी के ऊपर एक दूसरी रेखा है, इस प्रकार से संपाती हो रही है। तो ये तीन संभावनाएं हमारी प्राप्त होती है जो हमने आलेखी विधि में पढ़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार की संभावनाओं का मतलब होता है कि जहां पर एक दो रेखाएं यदि एक बिंदु क्रॉस करती हो तो उसका केवल एक और केवल एक हल होता है। यदि दोनों रेखाएं कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हो तो उनके कोई भी हल नहीं होते, यानी कि उनका कोई भी आंसर नहीं होता है, उत्तर नहीं होता है। और एक संभावना हमारी तीसरी है कि वो संपाती होती है। संपाती मतलब दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है, तो यहाँ पर फिर क्या होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं। अनंततः अनेक हल होते हैं। इस प्रकार से हम प्राप्त कर रहे हैं ये तीनों रेखाएं, और ये हम इस बारे में थोड़ा कक्षा 10 में आगे अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम हमारे कक्षा 10वीं के टॉपिक पर। कक्षा 10वीं के टॉपिक में हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले का तरीका आपने देखा, ax + by + c = 0। ये एक चर वाले, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण केवल युग्म नहीं है। अब इनको युग्म के रूप में लिखना हो, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में लिखना हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a1x b1y c1 = 0। और इसी तरह से एक दूसरी समीकरण इस प्रकार से बनेगी a2x + b2y + c2 = 0। ये समीकरण 2 बनी है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, और इसको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर भी वही नियम रहेगा, a1 = a2, ये दोनों जो हैं वो दोनों के जो मान हैं वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। इसी तरह से b1 और b2 के जो मान हैं वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं है तो वह दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे, और दोनों मिला देंगे तो दोनों युग्म कहलाएंगे, उनकी जोड़े हो जाएंगे। और इसी प्रकार के प्रश्नों को हम अध्याय 3 में कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे और हल करेंगे। ठीक है, और इनकी भी अब 2-3 विधियां हैं, आप अच्छे से इसमें वीडियो को ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां कक्षा 10 में। पहली विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि हम इसको आलेखी विधि भी कहते हैं, या हम इसको ज्यामितीय विधि भी कहते हैं। ज्यामितीय विधि, ये तीनों विधि एक ही नाम से कहलाएगी। और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, अब बीजगणितीय विधि में भी 3 पार्ट हैं। पहला भाग जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि, तीसरी होती है ब्रजगुणन विधि। ये 3 विधियां इस प्रकार से हैं जिनसे हल करने का तरीका है। विशेष करके इन तीनों विधियों पर ज्यादा जोर देना है, विशेष करके इन 2 विधियों पर ज्यादा जोर देंगे हम। आलेखी विधि और प्रतिस्थापन विलोपन विधियां, ये ज्यादातर प्रतिस्थापन विलोपन ही परीक्षा में अधिकतर पूछी जाती है, ज्यादातर पूछी जाती है। बाकी इनका हम अध्ययन करेंगे समझने के लिए, कभी परीक्षा में आती है तो उनको हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम मान लो किसी एक चर के मान को किसी दूसरे समीकरण के अंदर प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब रखते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी एक मान को विलोप करते हैं। विलोप करते हैं मतलब हटाते हैं, इसको बोलते हैं विलोप करते हैं। और ब्रजगुणन विधि में जो विधि होती है
ये अलग तरह से होती है, जिसको ब्रज गुणन यानी कि क्रॉस गुणा के रूप में गुणन करके किया जाता है। इस तरह से इसको बोलते हैं हम ब्रज गुणन। ठीक है, तो ये हमारे कक्षा 10वीं के जो अध्ययन में है वो हम करेंगे। तीनों विधियां हैं, ये तीनों विधियों को पहली विधियां तो दो ही है, समीकरण दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो ही विधियां हैं, ग्राफी विधि और बीजगणित विधि। लेकिन बीजगणित विधि की तीन विधियां, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज विधि। ठीक है, अब आप कुछ समीकरण बनाना हम सीखते हैं और वो है आपकी प्रश्नवाली। (3.1) 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज इसमें केवल हमें इसमें लिखा हुआ है कि बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए, केवल व्यक्त करना है इसको। तो हम कैसे लिखेंगे? आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो आफताब है और उसकी पुत्री है, दो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना आफताब की आयु, ठीक है, x वर्ष उम्र, आयु मतलब उम्र, ठीक है। और इसी तरह से उसकी पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु को हमने मान लिया बाय वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार हमें प्रश्न में दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। प्रश्नानुसार क्या दिया है प्रश्न में? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व ये अभी कौन सी आयु है? आपकी वर्तमान आयु। आफताब की वर्तमान आयु, ये दोनों के लिए वर्तमान आयु ही है, ये भी और ये, ठीक है, दोनों में वर्तमान। प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व की कंडीशन लिखेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी? x - 7, ठीक है। उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी 7 वर्ष पूर्व? y - 7। आफताब कह रहा है कि मेरी आयु 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी आयु की कितने गुनी थी? 7 गुनी थी। तो 7 गुना कर देंगे इसको। क्यों किया? पुत्री को 7 गुना क्यों किया? कि हम जानते हैं कि पुत्री हमेशा पिता है, पुत्र या पुत्री है तो पिता हमेशा बड़ा होगा, तो उसकी उम्र और इसकी उम्र में अंतर ही होगा। जैसे मान लो कि ये 49 वर्ष है और वो 7 वर्ष पूर्व ले रहा है, तो जैसे 7, तो 49 कब कहलाएंगे? जब ये 49 यानी कि 7 गुना, ठीक है। तो लड़की छोटी है, पुत्री छोटी है, इसके गुना का जो भी आएगा वो उसमें पुत्र में या पुत्री में ही इंटू होगा, गुणा। तो क्या आया हमारे पास में? x - 7, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु, आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुना। इसको हम समीकरण के रूप में हल करते हैं। तो इस प्रकार से आएगा ये x - 7y - 49। पक्षांतर करेंगे, x - 7y इधर आ गए बराबर -49, ये यहीं पे है और ये -7 पक्षांतर होते इधर, तो प्लस के 7 x - 7y, उन 7 में से 49 घटाएंगे तो माइनस के यानी कि 49 में से 7 ही घटाए, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है माइनस, क्योंकि माइनस वाले में से प्लस वाली संख्या घट नहीं सकती है, प्लस में से घट सकती है, लेकिन बड़ी संख्या होने से इसको घटाना ही पड़ेगा, मैं भूल गया यहाँ पर, इसलिए माइनस है। इसको हम बोलते हैं समीकरण। अब दोबारा इसी प्रकार के आगे की प्रवृत्ति हम पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसमें आगे लिखा हुआ है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब कह रहा है वो सेकंड स्थिति में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, ये 7 वर्ष पहले था, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद
की स्थिति में, ये कौन सी थी? 7 वर्ष पहले की स्थिति में, ये पहली स्थिति। अब यहाँ पे 3 वर्ष बाद की स्थिति ना, तो 3 वर्ष बाद x + 3 बाद में, यानी कि बढ़ेगा, जैसे वर्तमान आयु मान लो x है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी? तो x + 3। इसी तरह से पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y + 3। पिता कह रहा है कि मेरी आयु 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्री को फिर 3 गुना करके फिर से ब्रैकेट खोलें, x + 3 3y 3 किया 9, गुणा दोनों के होते हैं, ब्रैकेट खोलने पर पक्षांतर कर लेंगे, फिर से x - 3y बराबर 9 - 3 प्लस है तो माइनस, x - 3y बराबर 6। इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार से हमारे पास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो रहे हैं, एक पहला और एक दूसरा। इसे ही हमें दर्शाना था, इसलिए यहाँ पे लिखा था कि बीजगणितीय रूप से लिखिए, तो हमने बीजगणितीय रूप में लिख दिया। तो ये प्रश्नावली आपको बस यहीं तक लाके हल करनी है, लेकिन इसके आगे वाली प्रश्नावलियों में इनको भी वो हल करना है। पहले समीकरण आएगी, फिर समीकरण आने के बाद में पूछेंगे कि पिता की आयु कितनी है और पुत्री की आयु कितनी है, वो हम अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो आज आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से किया हमने, कैसे हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो भी इसी प्रकार से हैं। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी 1300 रुपये में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तीसरा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है।